नमस्कार। हम लोगों ने पिछली बार इस पुस्तक पर बात की थी, 10 पेज तक ही बात हो पाई थी। इसके आगे की बात कर रहे हैं। 10 पेज का सार ये था कि 18वीं शताब्दी में डिसइंटीग्रेशन ऑफ मुगल एम्पायर नहीं साहब, 17वीं शताब्दी में ही एक पैचवर्क क्विल्ट है। ये कोई वॉल टू वॉल कारपेट जैसी चीज़ नहीं है। 17वीं यानी अकबर भी आ जाएगा उसमें। 17वीं में अकबर, जहांगीर, शाहजहां, औरंगज़ेब के समय ही इनका कोई खास एम्पायर नहीं है। ये सब बहुत विस्तार से हम लोगों ने चर्चा की थी। अब हम पृष्ठ 11 पर आ रहे हैं। इन द फार साउथ ऑफ द इंडियन पेनिनसुला मुगल रूल हैड आइदर नेवर पेनेट्रेटेड। ये पूरा भारत हरा रंग देते हैं। In the far south of the Indian peninsula, Mughal rule had either never penetrated at all or had been transient, leaving only a limited impact. दक्षिणी भारत के कोने में या तो पेनेट्रेट ही नहीं किया और नहीं तो ट्रांजिएंट है, मतलब आया और गया, लिविंग अ लिमिटेड इम्पैक्ट. Political entities that had emerged from the fall of an earlier imperial system, that of Vijayanagar in the 16th century. 1500 कुछ में, 1526 में ये बाबर को बता रहे हैं। विजयनगर में 16th सेंचुरी में वो लड़ाई झगड़ा होता है। वो क्या कह रहा है? सर्वाइव्ड इनटू द 18th सेंचुरी। हमको क्या बता रहे हैं ये नालायक कि विजयनगर महान एम्पायर एक लड़ाई में हारा, खत्म हो गया। ये दुनिया में कहीं नहीं होता है, सब वहीं रहते हैं। ये क्या कह रहा है? Political entities that had emerged from the fall of an earlier imperial system, that of Vijayanagar in the 16th century, survived into the 18th century. विजयनगर के बाद वाले 18वीं शताब्दी तक चलते गए। कौन? वन ऑफ देम मैसूर। मैसूर बोलते ही ये सब क्या बताने लगते हैं इतिहास में? हैदर टीपू सुल्तान। ये क्या कह रहा है? वन ऑफ देम मैसूर डेवलप्ड ऑन ए स्केल टू चैलेंज एनी ऑफ सक्सेसर स्टेट्स ऑफ नॉर्दर्न इंडिया। मैसूर से पंगा लेने का दम बंगाल को नहीं है, वो जो मुर्शिद कुली खान वाले को, अवध वाले को नहीं है। और ये किसका है? ये हिंदू वोडेयार डायनेस्टी है जो अभी तक चला आया है। 1947 में इसने अपनी सार्वभौम सत्ता नेहरू वाले पॉलिटिकल सिस्टम में मर्ज की है, प्रचंड देशभक्ति के कारण। One of them, Mysore, developed on a scale to challenge any of the successor states of northern India. It evolved from the 17th century under the Hindu Vodiyar dynasty and then under the usurpation of military commander हैदर अली। हैदर अली कौन है? हिंदू वोडियार डायनेस्टी का एक मिलिट्री नौकर है। उसने कब्जा किया। केवल बाप बेटे दो ही कर पाए। वोडियारों ने, मैसूर के लेजिटिमेट राजाओं ने अंग्रेजों का सहायता लेके, ईस्ट इंडिया कंपनी का सहायता लेके टीपू को निपटाया और स्वयं पुनः अपने पर स्थापित हो गए। ईस्ट इंडिया कंपनी कह रही है साहब हम राजा हो गए। आपने मैसूर के आर्काइव्स को कभी देखा? नहीं देखा, कोई बात नहीं। ऑक्सफोर्ड वाले ने अपने मतलब भर का देखा, जितना देखा वो सब छोड़ दिया, मतलब भर का लिख रहे हैं। क्या कह रहे हैं? Enhanced revenue was applied to the most potent and professionalized Indian army of the century. ये मैसूर की जो आर्मी है मोस्ट प्रोफेशनलाइज्ड है। फिर 11 पेज पर कह रहे हैं स्मॉल किंगडम्स ऑल्सो सर्वाइव्ड इनटू द 18th century on the eastern coast of Bay of Bengal. बे ऑफ बंगाल पर केवल मुर्शिद कुली खान नहीं है, बे ऑफ बंगाल पर बहुत से हिंदू राजा भी हैं। फिर कह रहा है द बे ऑफ बंगाल वाले में दे ओरिजिनेटेड इन द मोस्टली तेलुगु नायकास हु हैड बीन सबऑर्डिनेट टू विजयनगर
and had established their autonomy on its downfall from उच्चारण नहीं कर पा रही हूँ, और polygars who carved out small domains from the territories of Nayakas based on temples and a highly militarized population. अहिंसक समाज नहीं है, बौद्धों का प्रभाव नहीं है, वैष्णव धर्म के प्रभाव के बावजूद नहीं, वैष्णव धर्म के कारण, टेम्पल के कारण। ये सब कहते हैं 14वीं शताब्दी के बाद भारत में भक्ति संप्रदाय का उभार है और इसने मुस्लिम अत्याचारों से हिंदू समाज को रो रो कर सरवाइव करने का सामर्थ्य दिया। ये भैया ये तो कह रहा है कि 1593 तक, अकबर के समय तक भारत हिंदुओं के अंदर है, और भक्ति संप्रदाय के बाद हाईली मिलिटराइज सोसाइटी, ये बाद नहीं, के कारण भारत का हर देवता तो हाईली मिलिटराइज्ड है, और देवता बन के खाली ऊपर नहीं रहता है, जब देखता है नीचे गड़बड़ हो रही है। संभवामी युगे युगे, क्यों संभवामी? राजा का काम करने, परित्राणाय साधूनाम विनाशाय च दुष्कृताम। भारत का राजा विष्णु का अंश लेके है, विष्णु का काम पृथ्वी का पालन करना है, पालक है। लेकिन भगवान विष्णु की माता लक्ष्मी के साथ एक भी युग्म मूर्ति कहीं नहीं मिलेगी। समस्त युग्म मूर्ति योगी राज, विनाश कार्य करने वाले, सृष्टि का संहार करने वाले भगवान शंकर के पास मिलेगी, जिनको बाबा भोलेनाथ भोलेनाथ, अरे तुम्हारे भोलेनाथ भोलेनाथ करने से उनको जो सृष्टि के विनाश का काम दिया गया है, जो तांडव करते हैं, जो डमरू बजा के नाश करते हैं, जो तीसरी आंख खोल के सबको जला देते हैं, वो खत्म हो जाएगा। तुम्हारे यहाँ या हमारे यहाँ तो डाकनिया है, साकनिया है, जगदम्बा है, जीव निकाल के खून पीती है, किसका? अपनी संतानों का। कौन सी संतानों का? रक्त बीज जैसे दुष्ट संतानों का। मेखला पहनती है नरमुंडों का, माला पहनती है नरमुंडों का। दुनिया में कहीं कोई और स्त्री मूर्ति है, देवी मूर्ति? तुम लोग को तो देवी मूर्ति, स्त्री मूर्ति दिखती है ना, जो डाकिनी है, शाकिनी है, कालनी है, भैरवी है, कपालिनी है। तो भारत में भक्ति के कारण, दुर्गा की भक्ति, शंकर की भक्ति, गणेश की भक्ति। गणेश जी कौन है? गणनायक है। किस काम के लिए है? राक्षसों से देवताओं का जब युद्ध हो रहा है उसके गणपति हैं। और कार्तिकेय का तो जन्म ही हो रहा है संहार के लिए। त्रिपुरा सूर्या कौन है? तो ये जो कह रहे हैं, क्या कह रहे हैं कि 18वीं शताब्दी में बे ऑफ बंगाल के कोस्ट तक, बे ऑफ बंगाल का मतलब केवल इतना नहीं हुआ, ये पूरा वाला पट्टी हुआ जिसको हमारा ईस्टर्न कोस्ट कहते हैं। यहाँ पर ये नायक हैं, मंदिरों में बेस्ड हैं और हाईली मिलिटराइज्ड हैं। हमारे सब मंदिर, हमारे सब शास्त्र नृत्य के लास्य के साथ शस्त्र संचालन के गढ़ हैं। भगवान राम जब जाते हैं वन में तो सभी महर्षियों ने उनको विशिष्ट प्रकार के अस्त्रों का और शस्त्रों का दिव्य ज्ञान दिया है। सारे आयुध तप करने वाले तपस्वियों के पास है। फिर ये कहता है, ऑन द नॉर्थ ईस्ट फ्रंटियर ऑफ इंडिया मुगल एक्सपेंशन वॉज हॉल्टेड एंड रोल्ड बैक in the 1680s by the Ahom dynasty, who maintained an independent Assam under a Hindu tradition of kingship until it was annexed by the British in the early 19th century. 1680 औरंगजेब। नॉर्थ ईस्ट में भी नहीं है। अब बता रहा है, the Marathas who extended their control so much of northern and central area and raided even further afield, कलकत्ता तक रेड हो रहा है। कलकत्ता में ही अंग्रेजों के भागने का, फोर्ट विलियम या कौन सा है उसमें जाके छिपने की बहुत कहानी है।
क्यों? मराठों के रेड के कारण। Recent research has, however, radically changed the picture for those provinces that came under their full control. ये जो पूरा कथा कहा ना, डाका है, चौथ है, अलाम फलाम, तो ये कह रहा है ये पूरा का पूरा बदल गया। By the late 18th century, the dominions of leader like Scindia, the Gaikwad or the Bhosle supported powerful armies. मियाँ भी नहीं है, EIC भी नहीं है, ऑक्सफोर्ड एक किताब छाप रहा है, और वहाँ ये नहीं है कि जिसका जो मन करे छाप ले। फैकल्टी के लिए, पब्लिकेशन के लिए, यूनिवर्सिटी एडमिनिस्ट्रेशन के लिए पादरी लोग एजेंडा तय करते हैं। ये सब पादरियों के मठ हैं, और एजेंडा तय होता है उनके नेशनल एजेंडा के अनुसार। ये ऑफिशियल छपा हुआ पुस्तक है गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के पब्लिकेशन के लिए। फिर ये कह रहा है, इन द 18th centuries the Marathas continued to make plundering forays beyond their established frontiers, devastating parts of western Bengal in the 70s 40s and preying on the states of Rajasthan in the later 18th century. महाराष्ट्र में नहीं है, राजस्थान तक है, बंगाल तक है, ऑक्सफोर्ड पब्लिकेशन कह रहा है। फिर ये एक जगह कह रहा है कि साहब नादिर शाह जो अफगान है, भारत का हिस्सा है। नादिर शाह के बाद पुनः वो महाराजा रणजीत सिंह के राज्य का हिस्सा है। तो नादिर शाह के इन्वेशन के बावजूद सब कुछ यथावत है। आगे इसमें एक जगह मिलेगा कि नादिर शाह ने जितना मांगा धन वापस लौटने के लिए, उतना धन मुगलिया सल्तनत के वारिस के पास नहीं था, शहंशाह आलम के पास नहीं था। दिल्ली के एक व्यापारी ने उतना धन दे दिया, उतना धन लेके नादिर शाह लौट गया। उसकी औकात उतने ही धन की थी जो दिल्ली का एक व्यापारी दे रहा, और वो व्यापारी जगत सेठ नहीं है। अब The presumed collapse, पेज 13, the presumed collapse of law and order in the 18th century, presumed collapse, collapse को मान लिया गया है, इसका अर्थ है नहीं। फिर तेजी से आगे बढ़ रही हूँ। हाँ, that simple preposition about the way in which a stable Mughal peace gave way to 18th century chaos, ये जो एक अभी भी पढ़ा रहे हैं NCERT वालों को, खाली काहे कहे यूनिवर्सिटी ग्रांट कमीशन, ICSSR, ICHR सब यही पढ़ा रहा है कि महान मुगलिया सल्तनत टूट गई और केओस हुआ। तो ये कह रहा है नाउ लुक डूबियस। ये सीधे नहीं कह रहा है गलत है। जब ये कहे लुक डूबियस मतलब ये रिजेक्ट कर चुका है। इम्पोर्टेंट पार्ट्स ऑफ इंडिया लार्जली स्केप्ड अपहीवल्स। नहीं महाराज, कोई अपहीवल हुआ ही नहीं है। क्यों? तुम पहले कह चुके हो, पैचवर्क है। औरंगजेब 27 साल जाके दक्षिण में बैठा है, नॉर्थ इंडिया से ही उसकी मुक्ति है। ये भी नहीं कि 27 साल में आ रहा है, जा रहा है, आ रहा है, जा रहा है। और जहाँ बैठा है वहाँ कोई भी महल बना के नहीं बैठा है, 27 साल टेंट में रहा है। तो क्या कह रहा है आगे फिर? In general, however, economic activity in India seems to have been much more robust and deep-rooted than used to be supposed. बहुत खास की बात है। आप कह रहे हैं जी लूट के ले गए, लूट के ले गए, कंगाल कर दिया। अकबर ले गया था लूट के, कि उसका बेटा सलीम, कि उसका बेटा खुर्रम, जिसको आप जहांगीर और शाहजहां कहते हैं, कि औरंगजेब लूट के ले गया था। औरंगजेब तो बेचारा हजो करने नहीं गया, नहीं तो हज जाके मक्का दान कराए होते। न बाबर गया, ना हुमायूं गया, ना अकबर गया, ना शाहजहां गया, ना जहांगीर गया, सब हज करने भी नहीं गए। तो मुसलमान मोमिन कैसे हुए? अलाउद्दीन गया था कहीं भारत से बाहर, तो कौन लूट के ले गया? भाई जी, भाई जी को इससे मतलब नहीं है। लूट ले गया, लूट ले गया, लूट ले गया, लूट ले गया। मिट्ठू राम राम, मिट्ठू राम राम, मिट्ठू राम राम। लूट ले गया, लूट ले गया। भारत की जो सोने की चिड़िया कंगाल हो गई, ऑक्सफोर्ड कह रहा है।
However, economic activity in India seems to have been much more robust and deep-rooted than used to be supposed. Robust शब्द का connotation देखिए. The Mughals, the successor states, and the early British all did their best to maximize the wealth they extracted in taxation. और लेते गए क्योंकि धन और बढ़ता गया. But their capacities were limited and much probably escaped them. ये EIC के लिए कह रहा है, नहीं, EIC के लिए नहीं कह रहा है. ये कह रहा है खूब टैक्स लिया फिर भी their capacities were limited and much probably escaped them. काफी उनसे छूट गया. देखिए फिर कह रहा है महत्वपूर्ण बात, मोस्ट ऑफ द सोर्सेज, इतिहास लेखन के स्रोत संदर्भ, मोस्ट ऑफ द सोर्सेज विच हिस्टोरियंस हैव यूज्ड इन राइटिंग अबाउट 18th सेंचुरी इकोनॉमिक हिस्ट्री, 18वीं शताब्दी के लिए लेखन का जो स्रोत है वो EIC कंपनी के डॉक्यूमेंट है. EIC खाली ब्रिटेन का नहीं है, EIC फ्रांस का भी है, स्पेन का भी है, पोर्चुगाल का भी है, डच का है. एको का ईस्ट चाइना कंपनी नहीं है. इंग्लैंड, फ्रांस, स्पेन, पोर्चुगाल, डच, एको ईस्ट जापान कंपनी नहीं है. सबका ईस्ट इंडिया कंपनी है. कारण चाइना, जापान ये सब इंडीज है. इस पर किसी दिन अलग से बात करेंगे इनके नक्शों में. फिर कह रहा है पेज 14 पर उसी पैराग्राफ में, रिच इंडिजिनियस सोर्सेज डू हाउएवर सर्वाइव. जो मैं बार बार अपने भाषणों में कहती हूँ, भारत के सारे स्टेट आर्काइव्स में, इसमें आगे वर्णन है, स्टेट आर्काइव्स में क्या मेटिकुलस रिकॉर्ड कीपिंग है, विस्तार से उसका वर्णन है. ये तो अभी केवल हम इंट्रोडक्शन पढ़ रहे हैं. वो सरवाइव कर रहा है कब? 2003 में. फॉर द मराठा डेक्कन एंड इन पर्टिकुलर प्रोफ्यूजन फॉर पार्ट्स ऑफ राजस्थान. These have been put to very good use in recent studies, not by Itihas Sankalan Samiti, but by Protestant Christians sitting in Oxford and Cambridge, and Protestant Christians sitting into Harvard. वो इसका इस्तेमाल कर रहे हैं, स्वाभाविक है अपने पक्ष में इस्तेमाल कर रहे हैं, लेकिन उसके बाद उसमें से जो निकल रहा है वो भारत की गरीबी की तो कथा नहीं कह रहा है. वो क्या कह रहा है? लूजली इंटीग्रेटेड फॉर ऑल द ह्यूज रीजनल वेरिएशंस इट इज पॉसिबल टू ऑफर सम जनरलाइजेशंस अबाउट एन 18th सेंचुरी इंडियन इकोनॉमी. 18th सेंचुरी इंडियन इकोनॉमी मतलब ये 15 अगस्त नेहरू वाला नहीं. अफगानिस्तान, पाकिस्तान, भारत, बांग्लादेश, नेपाल, श्रीलंका, तिब्बत, कजाकिस्तान, उज्बेकिस्तान, ये पूरा का पूरा ईस्टर्न तर्किस्तान, कासगर, बुखारा, कुल एरिया 18th सेंचुरी इंडिया. ये क्या कह रहा है? इंडियन इकोनॉमी दैट वाज लूजली इंटीग्रेटेड. दिस वास्ट ह्यूज एरिया इज लूजली इंटीग्रेटेड. काहे भाई? तुम इंग्लैंड इतने पिद्दी से थे, तुम इससे टाइटली इंटीग्रेटेड थे, या आज टाइटली इंटीग्रेटेड हो. एनीवे, दैट वाज लूजली इंटीग्रेटेड बाय लॉन्ग डिस्टेंस ट्रेड. इस पूरे इलाके में लॉन्ग डिस्टेंस ट्रेड है. कब? 18th सेंचुरी में. इवन इन चीप बल्क कमोडिटीज, खाली राजा रानी का डिब्बा और केसर और कस्तूरी और मोती और हीरा और गहना में नहीं. इन चीप बल्क कमोडिटीज बाय ए कॉमन मॉनेटरी सिस्टम ओवर मच ऑफ इंडिया. कॉमन मॉनेटरी सिस्टम संपूर्ण विराट भारत में. संघ का ग्रेटर कल्चरल इंडिया. ये क्या कह रहा है? एक मॉनेटरी यूनिट है. एक मॉनेटरी यूनिट, यूरो भी एक प्रकार का एडमिनिस्ट्रेटिव यूनिट बना है, EEC, तब यूरो चला है. तो ये पूरा एक पॉलिटिकल यूनिट है, एक इकोनॉमिक यूनिट है, एक जोग्राफिकल यूनिट है, और उसका एक मुद्रा है. और इसमें गांधी जी गाना गा रहे हैं, और कुल गाना गा रहे हैं अंग्रेजों के पिट्ठू बने हुए. विलेज इकॉनमी, सेल्फ सस्टेन्ड इकॉनमी, अपने गांव के बाहर 10 गांव से ज़्यादा नहीं जाते हैं. ये क्या कह रहा है?
चीप बल्क कमोडिटीज, तो सब शहरे वाले खरीद रहे हैं। अभी शहर गांव कह रहा है कि गांव भी शहरे जैसा अभी बताएगा। is loosely integrated by long distance trade even in cheap bulk commodities by a common monetary system over much of India, albeit with many local variations, and by links between the financial centers of the subcontinent। मैंने आपके यहाँ एक भाषण दिया स्वाभाविक राष्ट्र भारत, और उस भाषण में मैंने बताया कि अब से ये बड़े बड़े हैं 18वीं शताब्दी में, और यहाँ से वहाँ जब तक कोई है ही नहीं, सब कॉन्टिनेंट ऑक्सफोर्ड कह रहा है। That enable credit to be extended and money to be remitted over great distances. Credit to be extended, ये जो डिजिटल है ना, डिजिटल तब चल रहा है कागज के टुकड़े में, हुंडी में। और मनी टू बी रेमिटेड, केवल क्रेडिट नहीं है, मनी टू बी रेमिटेड ओवर ग्रेट डिस्टेंसेज। गांव वाला 15 रुपया तीज में अपनी बिटिया को नहीं भेज रहा है, ये उस रेमिटेंस की बात नहीं हो रहा है, ये ट्रेड का और राजा रानियों का, मोटा मोटी ट्रेड का और व्यापारियों के रेमिटेंसेस है। मैं प्रयाग गई थी अपनी मामी के यहाँ वैद्यनाथ में, उनकी मित्र हैं टंडन लोग, उन्होंने मुझे अपना पुस्तक दिया। फिर उनकी बहुरानी है किताब महल वाली अंजू शर्मा जी, उनके मामा जी ने एक पुस्तक छापी है राजा रवि वर्मा के चित्रों पर। किताब कभी दिखी, मैं भाभी से मंगा के आप लोगों को दिखाऊंगी। 18th 19th सेंचुरी में, रवि वर्मा 19th सेंचुरी है मेरी समझ से, 19th सेंचुरी में भारत के व्यापारियों का जो पेंटिंग किया है राजा रवि वर्मा ने। और राजा रवि वर्मा प्रसिद्ध किस लिए है? ज्वेलरी, ये जो गहना है, मेरी तरह एक ठो मोती का माल्या थोड़ी, एक ठो सफेद सफेद एक ठो पीला, विभिन्न रत्नों के 5, 10, 12 लड़ी यहाँ, 2, 4, 5 लड़ी यहाँ, यहाँ 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 यहाँ, और उसके बाद हथियार जो है उसमें भी 15 तरह की मणि, सब मणि डिटेल में प्रदर्शित है। किसकी? राजा की नहीं, बैंकर्स की। देखिएगा आंख चुंधिया जाएगी। ये कह रहा है उसी के लिए अंग्रेज यहाँ रह रहे थे, अभी बताएगा। फिर कह रहा है 18th सेंचुरी इंडिया वॉज प्रीडोमिनेंटली एन एग्रीकल्चरल सोसाइटी। ये गलत कह रहा है, मेरी रूट्स ऑफ अंडर डेवलपमेंट अगली बार मैं ले आऊँगी। 19th सेंचुरी में, 19th हुआ 1800 समथिंग में, 60% GDP इन अंग्रेजों के अनुसार मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर से है। तो रूरल अर्बन जो होता है कि आपका जीडीपी कितना एग्रेरियन सेक्टर से है, कितना जीडीपी मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर से है, कितना टर्शरी में ट्रेड भी आता है और बैंकिंग भी आता है और सर्विसेज भी आता है। 60% मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर बताता है। ये बात मैं आगे कहेगा 10 साल बाद। बट विद अ वेरी वाइड वैरायटी ऑफ मैन्युफैक्चरिंग एंड सर्विस ऑक्यूपेशंस, जो मैंने अभी कहा सेकेंडरी एंड टर्शरी। फिर आगे कह रहा है द यूज ऑफ मनी वॉज स्प्रेडिंग वेरी वाइडली ड्यूरिंग द सेंचुरी। ये सब हमको समझा रहे हैं गांधी जी के साथ। बार्टर इकॉनमी था जी, गेहूं देते थे, केला लेते थे, गोभी देते थे, दाल लेते थे। ऑक्सफोर्ड का प्रोटेस्टेंट चर्च कह रहा है द यूज ऑफ मनी वॉज स्प्रेडिंग वेरी वाइडली ड्यूरिंग द सेंचुरी, वेजेस वर बीइंग पेड इन कैश। अपने गोविंदाचार्य जी बहुत स्वदेशी इकॉनमी की बात करते हैं अभी भी। क्या देखो गांव में क्या होता है, तेलियन वो तेली तेल दे जाता है, चमार जूता दे जाता है, धोबी कपड़ा दे देता है, बदले में हम अनाज देते हैं। साहूकारी सिस्टम है। ऑक्सफोर्ड कह रहा वेजेस वर बीइंग पेड इन कैश। Even small cultivators in many areas paid their taxes in cash. Even small cultivators in many areas paid their taxes in cash, which they acquired by selling a portion of their crop.
भैया जो मैंने एक दिन आप लोगों को सुनाया था आचार्य चतुर्सेन, जो 1947 में हो रहा था, मैंने उठा के 10वीं-11वीं शताब्दी के महमूद अफगजना के कपार पे डाल दिया। सच था गलत था, इतिहास का ऐसी का तैसी, भाषा ऐसा ही मिलता जुलता है। फिर कभी सुना दूंगी। ले लिया लिबर्टी ऑफ एक्सप्रेशन जी, जो 20th सेंचुरी में हुआ वो 18th में हुआ, वो 17th में हुआ। हमारा लिबर्टी ऑफ एक्सप्रेशन, इतिहास गया चूल्हे भाड़ में। There was a huge trade in basic food grains. हम तो जो उगाते थे वो खाते थे, हम तो जो पकाते थे वो खाते थे। नहीं भाई, There was a huge trade in basic food grains. ये सब बात अभी 50 साल पहले भी कही जा चुकी, often over long distances. इसीलिए भारत में भाई प्रकृति तो प्रकृति है, और हमारे यहाँ तो बहुत विस्तार से एस्ट्रोनॉमिकल गणना है। अनावृष्टि भी होती थी, अतिवृष्टि भी होती थी, बाढ़ भी होता था, सूखा भी होता था, रोग भी था, बीमारी भी था, फसल के फसल फेल भी हो जाते थे, किंतु भारत में कोई भूखा नहीं सोता था। क्यों नहीं सोता था? स्टोरेज ऑफ फूड ग्रेन, long distance trading of food grain and constant system of अन्न क्षेत्रम। अटल बिहारी वाजपेयी अभी आप कह के आए थे ना, यार तुम्हारे देश की जितनी जनसंख्या है, हमारे यहाँ लोग रोज उतना खिला देते हैं घर में बुला के, नेहरू के बाद वाले भारत में। अब इसके बाद बहुत तेजी से, हाँ, हम तो गांव वाले हैं जी, गांव ही सुंदर है, शहर तो नरक का द्वार है। देखो गांव में कितना आनंद है, गांव कितना था भाई आपके यहाँ। देयर वॉज मच मैन्युफैक्चरिंग इन द कंट्री साइड, मच मैन्युफैक्चरिंग इन द कंट्री साइड, स्पेशली ऑफ टेक्सटाइल्स। गांधी जी, अरे वो तो घरेलू कुटीर उद्योग है। अगला लाइन, द डिस्टिंक्शन बिटवीन टाउन एंड कंट्री साइड वॉज इंडीड अ ब्लर्ड वन। अरे इसका मतलब ये है जैसा गांव था वैसा नगर था। आप समझ नहीं रही हैं केडिया जी। अरे वो अभी आगे इसी पैराग्राफ में बताएगा, आपको समझाएगा। अर्बनाइजेशन ले इनसाइड एग्रीकल्चर रादर देन बीइंग सेट अपार्ट फ्रॉम इट। अर्बनाइजेशन कृषि के भीतर ही है, उससे परे नहीं है। अब क्या कह रहा है? दिल्ली, लाहौर और आगरा की जनसंख्या 4 लाख है। सेंसस तो अपने यहाँ बहुत था, बहुत सेंसस था। अभी हम एक आंकड़ा आपको और देंगे। मसूलीपट्टनम, सूरत, मसूलीपट्टनम, मद्रास और कलकत्ता का भी 18वीं शताब्दी में 1 लाख ही झूठा आंकड़ा है। कलकत्ता में इतने आदमी नहीं हैं। हंड्रेड्स ऑफ प्रॉस्पेरस मार्केट टाउन्स, हंड्रेड्स। अभी स्वामी रामदेव जी कोई 4-5 साल पीछे पतंजलि का मेगा स्टोर खोले थे, तो 50 शहर खोजे थे। हम बोले 50 शहर है तो जितना नाम लिस्ट देखे उसके बाद कुछ नामे नहीं याद आ रहा था। ये क्या कह रहा है? हंड्रेड्स, 100 नहीं कह रहा है, 100, हंड्रेड्स मतलब बहुत, 100, 500, 700, 1000 के नीचे भाई 900, और नहीं तो कम से कम 200, 400, 500। हंड्रेड्स ऑफ प्रॉस्पेरस मार्केट टाउन्स हैड प्रोलिफरेटेड इन नॉर्दर्न इंडिया। अभी सदर्न में 100 बाकी है, अभी वो कजाकिस्तान और फलाने ढेकाने और इधर सब बाकी है, नॉर्दर्न इंडिया। एंड देयर हैड बीन अ सिमिलर डेवलपमेंट ऑफ स्मॉल टाउन्स इन अदर रीजन्स। 1 लाख का एको नगर 18वीं शताब्दी के यूरोप में था का? 18वीं शताब्दी में मस्कवा का क्या पॉपुलेशन था, जरा ढूंढिएगा। अरे भाई वो सब तो इंडस्ट्रियलाइज नगरीय सभ्यता के लोग हैं, हम लोग अरण्य वाले लोग हैं, और हम लोग गांव वाले लोग हैं। अब आगे कह रहा है, suggestions that the Mughal regime had provoked a deep economic crisis by the relentless increase of its demand on an economy that could not expand enough to meet them now seem gradually to be discounted. Dawson and Company यहाँ नहीं रखा है, क्या बताए?
अरे इतना लूटा, इतना लूटा, इतना चूसा, गन्ने की तरह निचोड़ दिया, वो भी मशीन में गन्ना डाल के नींबू की तरह निचोड़ दिया। रैयत हाय हाय कर रही है, रैयत को चेन में बांध के कोड़ा मार रहा है। ईस्ट इंडिया कंपनी के कारकुनों की खुराफात, मेलाफाइडी, मिसचीफ। ऑक्सफोर्ड का प्रोटेस्टेंट प्रीस्ट कह रहा है कि ये जो सजेशन है नाउ सीम जनरली टू बी डिस्काउंटेड। वाई डिस्काउंटेड? बिकॉज द इंटायर रेवेन्यू सिस्टम वॉज इन द हैंड ऑफ टोडरमल। टोडरमल खाली टोडरमल नहीं है, राजा टोडरमल है। इतना प्रभावी है राजा टोडरमल कि भारत के चक्रवर्ती सम्राट सिसोदिया वंश के पास जब सब हार जाते हैं तो अकबर राजा टोडरमल को भेजता है, वृद्ध टोडरमल को भेजता है। क्यों? महाराणा प्रताप इनका आदर सत्कार करके शायद इनकी बात मान लेंगे। ये राजा राम मोहन राय नहीं है ईस्ट इंडिया कंपनी के क्लर्क, राजा का टाइटल लगा के मेक हिम रेस्पेक्टेबल। फिर क्या कहता है? देयर आर स्ट्रॉन्ग इंडिकेशंस दैट दिस ग्रोथ वाज मेंटेन्ड ओवर मच ऑफ इंडिया इन द फर्स्ट हाफ ऑफ द 18th सेंचुरी एज वेल। अपने यहाँ टैक्स का क्या है? ऐसे टैक्स लो जैसे मधुमक्खी फूल से पराग लेती है, ऐसे टैक्स लो जैसे कि वो जो वाष्पीकरण की क्रिया है, बादल फिर वापस लौट आता है, सारा धन वापस आ रहा है इकोनॉमी में। बांध के पुड़िया फरगना नहीं गए हैं। बाबर और हुमायूं और अकबर एको बार फरगना का दर्शन नहीं कर पाए हैं। औरंगजेब सहित दर्शन करने गए होते तो कुछ फूल माला चढ़ा के आए होते। ग्रोथ इन द फर्स्ट हाफ ऑफ द सेंचुरी इन राजस्थान हैज बीन क्लियरली डॉक्यूमेंटेड। कौन सा फर्स्ट हाफ? 18th सेंचुरी की कथा चल रही है, यानी 1700 से 1750 फर्स्ट हाफ का राजस्थान में हैज बीन क्लियरली डॉक्यूमेंटेड। तुम लोग तो कहते हो जी राजस्थान वाले तो केवल मार धाड़ करते हैं, ऑक्सफोर्ड वाले वहाँ के डॉक्यूमेंटेड स्टेट रिकॉर्ड्स के आधार पर एक्सपैंडिंग इकोनॉमी इन राजस्थान का गणित करते हैं। और वो उल्लू एंगस मेडिसन कहता है सन 2000 में कि भारत में तो रिकॉर्ड ही नहीं है। बेस्ड प्रोपोगेंडा, एंगस मेडिसन कहता है रिकॉर्ड नहीं है, ऑक्सफोर्ड कहता है इतना डिटेल रिकॉर्ड है। अब आइए बहुत तेजी से भाग जाएं, अपने लोग आगे, इसको भी छोड़ देती हूँ मैं। एक लाइन, although they were able to batten on a high proportion of the taxes extracted from the cultivators, they evidently passed back much of what they extracted through their consumption of higher quality of this. जो आ रहा था वो इकोनॉमी में वापस आ रहा था, ब्लैक धन बन के, ब्लैक मनी बन के जमा नहीं हो रहा था हायर टैक्सेशन के कारण और करप्शन के कारण। फिर पेज 18 पर ये पूरा का पूरा पैराग्राफ, और ये पैराग्राफ मैं 2 पैराग्राफ में छोड़ रही हूँ। ये वाला पैराग्राफ 17 का, 18 का ये वाला पैराग्राफ प्योर इकोनॉमिक्स है। प्योर इकोनॉमिक्स क्या कह रहा है? फास्ट सर्कुलेशन ऑफ करेंसी है और वेलोसिटी ऑफ मनी बहुत हाई है, इन दोनों शब्दों का प्रयोग नहीं है। इसके कारण ग्रोथ बहुत फास्ट हो जाता है, प्रॉफिटेबिलिटी बहुत अधिक बढ़ जाती है, इकोनॉमी बहुत अधिक वाइब्रेंट हो जाती है। ऑक्सफोर्ड के प्रीस्ट कह रहे हैं भाई जी, इसलिए विश्वास कर लीजिए। इफ अ क्लियर केस कैन बी एस्टैब्लिश्ड फॉर कंटिन्यूइंग इकोनॉमिक ग्रोथ ओवर लार्ज पार्ट ऑफ इंडिया। फिर क्या कह रहा है? एल्सवेयर फॉर द 2 areas where इंडिजिनस रिकॉर्ड्स, ईस्ट इंडिया कंपनी का रिकॉर्ड नहीं, इंडिजिनस रिकॉर्ड, और ये नहीं कह रहा बेईमान, स्टेट आर्काइव का रिकॉर्ड। महाभारत पर हम अभी पढ़ रहे हैं, आप श्री महाभारत कथा, उसमें विस्तार से बताएंगे राजा को कैसे रिकॉर्ड कीपिंग करने की व्यवस्था है। और ये सारी व्यवस्था 1947 तक है, 1947 के बाद तक है।
Indigenous records have been most extensively exploited. The trains seems to be contradictory. इसमें कह रहा है कि जो 2 लाइन हम छोड़ दिए हैं कि जो ब्रिटिश एक्सप्लॉयटेशन का जो कहानी है वो इंडिजिनस रिकॉर्ड उसको कंट्राडिक्ट कह रहे हैं। फिर कह रहा है टाउन्स लाइक पूना कंटिन्यू टू ग्रो, ये सब हम छोड़ के, हाँ, बनारस मेरा शहर continued to profit both from a prosperous countryside and from trade and financial dealing on a very large scale. 18th century, तुम लोग तो पंडों का, बैलों का, गायों का गोबर का जगह बता रहे हो बनारस को। ये क्या कह रहा है? both from a prosperous countryside and from trade and financial dealing on a very large scale. Its bankers supported British operations all over India. Whose bankers? Banaras bankers. London bankers नहीं, Rothschild bankers नहीं, Venice bankers नहीं, Indian bankers नहीं। जो सैकड़ों शहर हैं उसमें एक शहर बनारस, बनारस शहर के बैंकर्स, उसमें वो प्रयाग का टंडन फैमिली भी है। They supported British operations all over India. Transferred money from Bengal to pay the British armies. जल्दी जल्दी। The six reestablished stability and with this rising prosperity in Punjab etc etc. फिर एक लाइन और, एक चीज़, बहुत लड़ाइयाँ हो रही हैं। These wars were notoriously destructive, but the movements of huge armies created many opportunities for the enrichment of Indians who supplied them, especially the Banjaras. लखी बंजारा, इन्हीं ने बहुत जगह लिख रखा है। एक बंजारा जिसके पास 1 लाख बैलगाड़ी है, बंजारा को पटा के रखना पड़ता है मुगल आर्मी को। शिवाजी का खबर आता है रसद मत भेजना, रसद का पैसा उधर से लेना, रसीद इधर आ जाता है। Banjaras who followed the armies with their stocks of grain and other supplies. Other supplies में वो जो है ना salt and saltpeter भी है। बंजारा अगर तय कर लेगा कि नहीं सप्लाई करना है, नाक रगड़ के रह जाओगे। अरे ये सब तो बंजारा लोग हैं भाई। दिल्ली में देखिए रोड साइड में जो बैठे हुए हैं ना, ये सब बंजारा लोग हैं। बंजारास युद्ध का फेट तय करते थे। भारत में जगह जगह जो जलाशय, सागर के आकार के जलाशय हैं, वो बंजारों का बनाया हुआ। मैं जिस भोपाल में बैठी हूँ इसके पास सागर नाम का जो शहर है, इस सूखे शहर में सागर जैसा जो जलाशय है वो बंजारों का बनाया हुआ है। अब आ रहा है पेज 19 पर यूरोपियन इंट्रूजन। अभी समय है, मैं तो रविशंकर जी से निवेदन करूंगी इस पर 3-4 टॉक और करा लें। अंदर इतना मैटर है, पढ़ पढ़ के मुझे मेरा दिमाग चकरा गया। खैर इंट्रोडक्शन में जल्दी जल्दी ख़त्म कर रही हूँ। वो पेज 19 पर यूरोपियन इंट्रूजन की बात कह रहा है, तो उसमें सीधे कह रहा है कि भाई फ्रेंच और इंग्लैंड आए, फ्रेंच और इंग्लिश वालों की अपनी लड़ाई वड़ाई थी और बाद में ये लोग भारत में ब्रिटिश लोग प्रभावी हो गए, पावरफुल हो गए। एक्सप्लेनेशन ऑफ दीज इवेंट्स इज हाउएवर हाईली कंटेशियस। अब इसमें हम धर्मपाल जी और उनका चेला राजीव दीक्षित की कथा भी इनके सहारे आपको सुनाएंगे। ये लोग कथा कह रहे हैं 500 साल पहले, माने वो वास्को डिगामा निकला स्पेन से और इंग्लैंड में तैयारी हो गई भारत को घेर के। कौन सा भारत? जिसको देखबे नहीं किया है अभी वास्को डिगामा, और जिसको अंग्रेज को रास्ता जानने में 100 साल लग गया। हॉकिंस 100 साल बाद आया है, अभी हॉकिंस भी नहीं आया। अंग्रेज को इंडीज का ना, ईस्ट इंडिया कंपनी भी अभी नहीं बनी है, लेकिन 500 साल पहले इंग्लैंड ने हाका डाल दिया था भारत को घेरने का। ये पूरा एक प्रोजेक्ट बना के ले आए थे बनारस राजघाट में। गलती से मेरे बिछौने में पड़ा हुआ था, हम उठा के पढ़ लिए।
वो पंकज जी को वहाँ से किडनैप करके ले जा रहे थे वर्धा, 500 साल के हाका लगाए हुए भारत की घेराबंदी पर लेख लिखवाने। तो अब भैया क्या कह रहा है, एक्सप्लेनेशंस ऑफ दिस इवेंट्स इज हाउएवर हाईली कंटेशियस। फिर पेज 20, बाई 1740 ... There were still, however, no obvious intimations that Europeans were likely to assume a major political role. धर्मपाल जी, 1500 से 1740, 250 साल बीत गया, अभी इंडिकेशन भी नहीं है कि हम लोगों का कोई मेजर रोल होगा, व्यापारों का मेजर रोल होगा, नहीं है। बहुत से लोग जो भारतवादी हैं, भारत वर्सेज इंडिया, ये कथा उन्हीं का शायद दिया हुआ, भारतवादी लोगों के जो है उनके अनुसार 500 साल से हाका डाला था, घेरा डाला था। ये कह रहा है 250 साल तक कुछ नहीं था। फिर क्या कह रहा है, जो बैटल ऑफ प्लासी का कथा कह रहा है कि ये जो बैटल ऑफ प्लासी था, ये पेज 20, ऑन बिहाफ ऑफ ए राइवल टू द नवाब। EIC ने जो थोड़ा सा लड़ाई भी नहीं किया, EIC जो गया है वो सिराजुद्दौला से लड़ने नहीं गया है, बंगाल जीतने नहीं गया है। ऑन बिहाफ ऑफ ए राइवल ऑफ द नवाब हु देन रूल्ड। एक बात फिर ये आगे कहता है, पूरा बताएगा कि हिंदू जगत सेठ ने क्लाइव को कहा कि तुमको इतना रुपया देते हैं, तुम खाली सामने खड़े रहो, क्योंकि कई बार ये षड्यंत्र तो फेल हो जाता, फेल हो गया तो तुमको टांगा जाएगा, हम लोग सुरक्षित रहेंगे। वो पैसे के लिए वहाँ खड़ा हो गया, पूरा भरोसा पीठ ठोक दिए थे कि गड़बड़ी नहीं होगा, गड़बड़ी नहीं हुआ। नवाब की आर्मी मीर जाफर की तरफ सरक गई। अब देखिए पेज 20 पर, ब्रिटिश हैड एग्जिस्टेड इन इंडिया एज आउटसाइडर्स। 1600 में हॉकिंस आता है हेक्टर पर बैठ के, हेक्टर जहाज नहीं है, बड़ा सा नाव है। 1600 से 1750 तक, 150 साल तक ब्रिटिश हैड एग्जिस्टेड इन इंडिया एज आउटसाइडर्स, डिटैच्ड फ्रॉम डेवलपमेंट्स इन द सबकॉन्टिनेंट। हाका नहीं डाल रहा है। परसुइंग दियर ओन पीसफुल कमर्शियल ऑब्जेक्टिव, पीसफुल इसलिए कि डंडा बहुत पड़ता था। विदिन दियर कोस्टल इनक्लेव्स, देश में घुमक्कड़ी नहीं कर रहा है, हाका डालने के लिए देश में देखना पड़ता है। कोस्टल इनक्लेव, कौन कोस्टल इनक्लेव? कोलकाता, मद्रास, मुंबई। कोलकाता इनकी राजधानी है। 1757 के बाद सन 1800 में या 1840-50 में कोलकाता के वाइस गवर्नर हाउस या वाइस रीगल हाउस, मुझे याद नहीं, उसका जो वर्णन है किसके द्वारा, वाइस रीगैलिटी के द्वारा, उसकी लुगाई के द्वारा। वो अगर रविशंकर जी अनुमति देंगे तो मैं आप लोगों को एक दिन पढ़ के सुनाऊंगी। आहा, वो कहता है लगता है प्रेत खड़ा है वहाँ पर। तो वो कहता है ब्रिटिश हैड एग्जिस्टेड इन इंडिया बाई 1750, द ब्रिटिश हैड एग्जिस्टेड इन इंडिया एज आउटसाइडर्स, detached from developments in the subcontinents, pursuing their own peaceful commercial objectives within the coastal enclaves. Military and political intervention had been forced upon them, not by Indians, first of all by French aggression. अब भाई डाबर और बैद्यनाथ दोनों को दवाई बेचना है, एक ही जगह बेचना है तो झगड़ा होगा, खरीदना है तो झगड़ा होगा। वही फ्रेंच और इंग्लैंड का झगड़ा है, कपड़ा खरीदने का, सामान ले जाने का, और कोई झगड़ा नहीं है। हाँ, अब इसके बाद ये फिर बताता है कि ये पिछले दिनों में लिखा गया है, तो उसके लिए कह रहा है, या ये सब छोड़ दूँ। हाँ, कि द एक्ट्स ऑफ अग्रेशन बाई EIC वॉज मोर एज ए सेल्फ डिफेंस देन एज एग्रेशन। फिर वो कह रहा है, दे सॉ एंड इंडीड स्टिल सी द ब्रिटिश एज मार्जिनल प्रेजेंस इन इंडिया अंटिल मिड 18th सेंचुरी। फिर और आगे आते हैं, ये सब थोड़ा हम छोड़ देते हैं, थोड़ा तेजी से हम आते हैं, बहुत है। 22 पर, इंडियंस वर
it is argued indispensable partners both in the seizure of power and in the creation of new regime. It's a joint venture. joint venture क्या है? मियाँ लोगों को हटा देने का। किसके द्वारा? जगत सेठ के द्वारा, व्यापारियों के द्वारा, EIC की मदद लेके या EIC को सामने खड़ा करके। जैसे इंडियन मीडिया बार बार कहता है ना, मोदी जी ओवैसी को सामने रख के मियाँ लोग का वोट डिवाइड करा देते। तो ये लोग ईस्ट इंडिया कंपनी जो खाली कहाँ पर है, कलकत्ता, मद्रास, अभी इनक्लेव में है, उसको सामने रख के अपना मामला निपटा रहे हैं। फिर कह रहे हैं, ये बहुत खास है, पेज 23, until 1757 Europeans had little direct access to the court of the Nawabs or Bengal. ध्यान दीजिए, बंगाल क्या है? मुगलिया सल्तनत का एक टुकड़ा है। उसका नवाब मुगलिया टूटे सल्तनत का नौकर है। वहाँ तक भी 1757 में अंग्रेजों की कोई पहुँच नहीं है। और ये नालायक क्या कहते हैं, शाहजहाँ ने, हॉकिंस ने शाहजहाँ की बेटी का इलाज किया तो खुश होकर उसको वो कमर्शियल राइट्स दे दिया। अरे शाहजहाँ की बेटी के यहाँ तू बदबूदार सर से पाँव तक पैर में टट्टी लपेटे हुए वर्मीन, जो तुझे कोई छूता नहीं है, कोढ़ी की तरह लगता है, वो तेरा प्रवेश हो गया। लेकिन ये कहो तो सर्कमस्टेंशियल एविडेंस पर भारतीय विश्वास नहीं करेंगे। अब तो हम कुरान ले आए हैं, बाइबिल ले आए हैं। क्या है? Until 1757 Europeans had little direct access to the court of the Nawabs, although they had close links with some of the great financiers and merchants who played an important role in the government. The famous Amir Chand, जिसको ये ओमी चंद कहते हैं, who maintained a palatial house at Calcutta. फिर वो कहते हैं जगत सेठ, a deal was worked out hiring the company's army to the notables who plotted to dispose the Nawab before Plassey. सिराजुद्दौला को हटाने के लिए जो प्लॉट रचा गया, उसमें EIC और क्लाइव को सामने रखा गया। इंडियंस वर नॉट हैप्लेस विक्टिम्स इन दिस प्रोसेस। बेचारे हम भारत माता की बेड़ियों को काट फेंकेंगे। भारत माता पर बेड़ी होगी तब ना तुम काटोगे रे। एक मियाँ को हटाकर दूसरे को सब ले आते हैं, बेड़ी नहीं लगती है, इसलिए तुम्हारे काटने का रोग नहीं बनता है। They had motives of their own in providing armed men or raising army. Europeans were rendering services that Indians wanted. आगे फिर लंबी कहानी है चंदा साहिब की, मीर जाफर की, और फिर ये कह रहे हैं, These were not simply the dupes of wily Europeans. If anything, the French in particular were often duped by the Indians, who gave them unredeemable promises of wealth in return for their military support. भारत में पैदा हो गए, हिंदू हो गए हो, तो इसका मतलब तुम चोर नहीं हो, बेईमान नहीं हो, बदमाश नहीं हो। पूजनीय सुदर्शन जी मैकाले का एक ठो रिपोर्ट लिखते थे कि मैं भारत पूरा घूम आया, एक को हमको नहीं मिला। फिर हाँ, अब महान धर्मपाल जी, If Europeans often acted on behalf of Indians, they were of course pursuing agendas of their own in doing so. But what was this agenda? It has been long assumed that these agendas were the national ones of Britain and France. ऑक्सफोर्ड कह रहा है नहीं माई बाप सरकार, हमारे राष्ट्र का कोई एजेंडा नहीं था। फिर सर्कमस्टेंशियल एविडेंस दे रहा है, एजेंडा होना संभव ही नहीं था। खाली हमारा कहना नहीं मानो, जिसको मारा वो यहाँ था, हम वहाँ थे महाराज। धर्मपाल जी इसके 250 साल पहले हाका लगवा दिए हैं। वो कह रहा है पेज 24, द कंट्रोल, हाँ, ड्यू टू डिस्टेंस एंड द स्लोनेस ऑफ कम्युनिकेशन। सोशल मीडिया नहीं थी, वो बेतार का तार भी नहीं था, तार वाला टेलीफोन भी नहीं था,
अभी स्टीम इंजन भी नहीं था, चप्पू वाला पाल वाला जहाज था, सुएज कैनाल अभी नहीं बना था हाका डालने के लिए, वो 19th सेंचुरी में बना 1860 के आसपास। ड्यू टू डिस्टेंस एंड द स्लोनेस ऑफ कम्युनिकेशन। डिस्टेंस क्या है? इंग्लैंड नॉर्थ अटलांटिक से उतर के इक्वेटर पर आकर नीचे आते हुए पूरा अफ्रीका लांग के फिर पूरब दिशा, पहले दक्षिण दिशा फिर पूरब दिशा। पूरब दिशा ट्रेन का लाइन नहीं है, कौन तय करता है? समुद्र की लहरें। समुद्र की लहरें कभी यहाँ से यहाँ ले जाती हैं, कभी यहाँ से यहाँ, फिर यहाँ जाना पड़ता है, लहरों के साथ गोल घूमना पड़ता है। तो ड्यू टू डिस्टेंस, उसके बाद इंडियन ओशन, और इंडियन ओशन में एको बार सब हमारे पश्चिमी घाट पर नहीं है। बम्बई में सब छेड़छाड़ नहीं करते हैं, शिवाजी महाराज और मराठा लोग हैं ना। ये भी नहीं कि भैया चलो अटलांटिक लांग लिए, इंडियन ओशन लांग लिए, अब तो सांस ले, नहीं, अब फिर नीचे उतरो। नीचे कहाँ? कन्याकुमारी जी का चरण कूदो, फिर श्रीलंका के रास्ते ऊपर चढ़ो, और तब जाओ बंगाल। बंगाली राजधानी है ना। तो कहता है ड्यू टू डिस्टेंस एंड द स्लोनेस ऑफ कम्युनिकेशन द कंट्रोल ऑफ गवर्नमेंट्स or of the directors of both companies over their servants in India was inevitably tenuous. Tenuous मतलब कमजोर, invariably, ठीक ही बात है वहाँ से। So that their role was largely to react to events. कोई घटना हो जा रही है, 6 महीना साल भर बाद खबर पहुंच रही है, तो कह रहे हैं बड़ा बदमाशी किया तुमने, बंद करो, फिर नहीं पहुंचता। रादर दैन टू ट्राई टू शेप देम, बट बाई withholding resources or dismissing servants they could still check the ambitions of men in India, as Dupleix was to find when he was recalled in 1754. धर्मपाल जी, उनका अगर कहीं रोल है, धर्मपाल की और राजीव दीक्षित की विशाल मंडली का, जिसका संघ के चित्त पर बड़ा भारी प्रभाव है, हाका डाला। महाराज, अगर ईस्ट इंडिया कंपनी का डायरेक्टर कोई चिट्ठी भेज रहा है तो एक भेज रहा है, खाली ट्रेड करो, एक्सपेंशन मत करो, बहुत खर्चा है, ये सब भगा दिए तो जो रुपया हमारे यहाँ आ रहा है वो नहीं आ रहा है। ईस्ट इंडिया कंपनी पर रविशंकर जी तो खैर आनंदित होंगे। एक टॉक मैं करना चाहूँगी, ये ईस्ट इंडिया कंपनी क्या है? माई बाप सरकार नहीं है, इसको भारत में कहा जा रहा है कंपनी बहादुर। ये टाइटल है जो दिया गया है। उन लोगों ने सोचा बहुत तरह का नाम होता है, कंपनी का भी कोई बहादुर नाम है, कंपनी नाम का कोई इनका मालिक उलिक है जिसको बार बार ये सब कंपनी कंपनी कहते हैं, तो को कहा बहादुर। अब बहादुर अपने यहाँ किसको कहा जाता है? दरबान को, नवाब, अतातुल, मलिक, पुल्लिक, सब कुछ नहीं, बहादुर। बाहर खड़ा होकर बहादुरी दिखा, इतना भी। So was inevitably tenuous, so धागे। तो ईस्ट इंडिया कंपनी लगातार एक ही बात कह रही है। बेचारे उसको क्लाइव को 2 बार टांग दी, एक बार आखिरी बार आत्महत्या करके मर गया 30-32 साल की उम्र में। वारेन हेस्टिंग्स लूटपाट के ले गया, तो वहाँ उसको बहुत डांट डपट हुआ, तो बोला हम तुम्हारे नौकर थोड़े हैं, हम तो जो किए भारत के राजा लोग के अधीन होकर वो लोग जो कहे वो किए। तो बोले ये साला झूठ बोलता है। एडमंड बर्ग का इम्पीचमेंट ऑफ वारेन हेस्टिंग्स अंग्रेजी में भी हिंदी में भी है। ये दुष्ट है, ये बदमाश है, इतना लूट के लाया, सब डांट रहे हैं। वही कथा कह रहा है, जो आए हैं सब ये लूटपाट के जा रहे हैं, हाका कोई नहीं डाल रहा है। At least at a superficial level, the national agenda of both Britain and France can be described as defensive. आप तो हाका डलवा रहे हैं। East India Company was a part, albeit a subordinate part, by comparison with the trade of America, Britain's worldwide commerce. यहाँ वाला इसमें बता रहा है छोटा, इतना छोटा नहीं था, बहुत बड़ा था। फिर वो कह रहा है neither the British government nor the directors of the East India Company seem to have envisaged
expansion of the British stake in India as an objective at least until very late in the 18th century, ये भी झूठ कह रहा है। यहाँ वाले छोकरे सब आ रहे हैं ना वहाँ के, ध्यान दीजिए कौन आ रहा है, ये पतंजलि के कंपनी हेड सब नहीं आ रहे हैं, छापा मार के जिनको पकड़ रहे हैं, जो इंग्लैंड का परिहा समाज है वो यहाँ आ रहा है। तो जो ये समाज आ रहा है, क्या विषय था, ब्रिटेन वाला, तो इनको बार बार डांटा जा रहा है कि तुम लोग दाएं बाएं नहीं हो, और ईस्ट इंडिया कंपनी के चार्टर में लिखा हुआ है वी विल नॉट इंगेज एनी जेंटलमैन, चार्टर में है ईस्ट इंडिया कंपनी के। तो ईस्ट इंडिया कंपनी किसकी कंपनी है, ठगों की, पायरेट्स की, पायरेट आप लोग समझते होंगे, ठगों की, पायरेट्स की, लुच्चों की, लुटेरों की, ईस्ट इंडिया कंपनी के चार्टर में, मेरे रूट्स ऑफ अंडर डेवलपमेंट वाली पुस्तक में ये सब कुछ बहुत डिटेल से दिया हुआ है। तो वो कह रहा है इन द 70s 50s द कंपनीज सर्वेंट्स वर कॉन्स्टेंटली वार्नड अगेंस्ट इन्वॉल्वमेंट विद इंडियन पावर और मिलिट्री एडवेंचर। फिर सो गए हैं, ये खास बात, Empire in India did, however, make a significant contribution to Britain's overall balance of payment. Balance of payment अब इतना नहीं समझाएंगे, दो बात समझा रहे हैं जो इसके बाद वाला है। As Britain no longer had to pay through her exports to Europe for large quantities of Spanish American bullion to ship to India. 1600 से 1757 तक ब्रिटेन क्या कर रहा है, स्पेनिश बुलियन, गोल्ड भी बहुत बड़ा गोल्ड है, यानी सेंट्रल अमेरिकन वाला सोना और चांदी, इसको मेटल भी कई जगह लिखा है, कई जगह स्पीसीज भी लिखा है, कई जगह बुलियन लिखा है अलग अलग से, ये भारत भेज रहा है। अब बैटल ऑफ प्लासी के बाद ये रुपया भेजना बंद हो गया, यहाँ जो खरीदारी हो रही है वो यहीं के पैसे से हो रही है बाबूजी। 1757 से 1760 3 साल तक सोना गया है केवल, उसके बाद जो सोना या जो लगान वो कलेक्ट कर रहे हैं उस लगान से यहीं पर वो मर्केंडाइज खरीद रहे हैं जो ले जा रहे हैं, इंग्लैंड नहीं ले जा रहे हैं। इंग्लैंड कितना कपड़ा पहनेगा, कैसे कपड़ा पहनेगा, कितना मिर्चा टोबैको खाएगा, ये एंट्री पोर्ट ट्रेड हो रहा है, यानी एक बंदरगाह से दूसरे बंदरगाह, दूसरे बंदरगाह से तीसरे बंदरगाह, इंडियन ओशन के वाटर्स का ट्रेड हो रहा है। और जो वहाँ थोड़ा बहुत जा रहा है उसके लिए अब बुलियन नहीं आ रहा है, यहाँ से जो पैसा इकट्ठा हो रहा है नहीं खर्च हो रहा है। चीन को जो ओपियम जाने लग गया, क्यों, चीन से जो सामान खरीद रहे हैं, कौन सामान खरीद रहे हैं, चाय पत्ती खरीद रहे हैं और जो थोड़ा मोड़ा खरीद रहे हैं, उसके लिए भी उन बेईमानों को, इन बेईमानों ने पैसा नहीं दिया, क्या किया, अफीम दे दिया। अफीम कहाँ से दे दिया, भारत से दे दिया। तो भारत में इनका पॉलिटिकल होल्ड होना इनके काम आया, लेकिन भारत से स्पीसीज का, बुलियन का, मेटल्स का ड्रेन जाना नहीं हुआ। टोटल ड्रेन एंगस मेडिसन भी आप लोग के भारतीय ब्यूरोक्रेट्स, भारतीय एडमिनिस्ट्रेटर, भारतीय यूनिवर्सिटी सिस्टम और भारतीय मीडिया के लिए कुरान और बाइबिल है, गीता जी नहीं है, बाइबिल और कुरान है। गीता जी कभी मत कहिएगा। तो बाइबिल और कुरान में लिखा है 1% GDP टोटल ड्रेन है, 1%, हाँ 1%, और एक जगह लिखा है 1.01% GDP का, GNP का नहीं। GDP इतना बड़ा है तो GNP इतना बड़ा, कैसे है, क्या है, ये आज का विषय नहीं है। फिर कह रहा है, फिर छोड़ देते हैं ये, आज समय हो गया, अभी 2 मिनट है, इसको 5 मिनट हम और लेके एक विषय को कंप्लीट कर दें। तो ये भारत में जो कुछ हुआ वो ये कह रहा है कि साहब इंग्लैंड की
नेशनल गवर्नमेंट कुछ नहीं कह रही है, ईस्ट इंडिया कंपनी का डायरेक्टर भी नहीं कह रहा है। यहाँ आया हुआ जो आदमी है, उन आदमियों के मोटिव्स है, और उनके मोटिव्स क्या है? स्वयं के लिए कमा कर ले जाना। On the motives of men actually in India, obvious motives are not for to seek. Most British and French people, whether they were employed by the companies or not, were there to make fortune for themselves. अपने लिए कमाने के लिए आए हैं, कमाने का जो बुद्धि सूझ रहा है वो कर रहे हैं, उनको रोकने टोकने वाला कोई नहीं है। ईस्ट इंडिया कंपनी उनको अगर अपने नौकरी से निकाल देती है तो उसको चौगुने पैसे पर, क्योंकि ईस्ट इंडिया कंपनी बहुत थोड़ा तनख्वाह देती है, चौगुने पैसे पर किसी भी राजा रजवाड़े में इन छोकरों को नौकरी मिल जाती है। तो ये कह रहे हैं कि जब 1757 में सिराजुद्दौला वाला मामला हुआ तो इन लोग को जो प्रेजेंट दिया गया, जो उपहार दिया गया, जिसका क्लाइव ने वर्णन किया है कि बंगाल की ट्रेजरी मेरे सामने खुल गई, मेरी आंखें चुधिया गईं और मैं जितना चाहूँ उतना ले जा सकता था, लेकिन ले जाने की सीमा थी। ले जाने की सीमा ये हथवा नहीं थी, जहाज का साइज था। उसके जो बाकी लॉजिस्टिक्स थे तो उसमें भी मैंने बहुत बढ़िया ले गया। और ध्यान दीजिए, वो केवल बंगाल की ट्रेजरी है, वो पल्लवों की ट्रेजरी नहीं है, वो चोलों की नहीं है, वो चालुक्यों की नहीं है, वो मराठों की नहीं है, वो आमेर की ट्रेजरी नहीं है। और बंगाल की जो ट्रेजरी है वैसी सैकड़ों ट्रेजरी इस विराट भारत में है। लाहौर की ट्रेजरी, कासगढ़ की ट्रेजरी, ये सब ट्रेजरी इंटैक्ट है। कब? 1757 से आगे 100 साल तक। तो ये सार में ये कह रहा है कि ये सब जो हुआ, प्राइवेट इंटरेस्ट वॉज द ड्राइविंग फोर्स बिहाइंड सच इंटरवेंशन। ये तो इंट्रोडक्शन है, विस्तार से किताब के पीछे दिया है चैप्टर के रूप में, और इस पर अनेकानेक पुस्तकें हैं विस्तार से जो बहुत पहले मैंने पढ़ी हैं। तो अब हम बंद कर रहे हैं। सार ये है कि जितना रिसीव्ड विजडम है, ये अंग्रेजी भाषा का शब्द है, हम इसको कह रहे हैं, जितना रिसीव्ड इडियोसिटी है, गधापंती है, उल्लूपंती है, डोपनेस है, मैडनेस है, ये कह रहा है रिसीव्ड विजडम tenuous, cannot be substantiated, cannot be evidenced, कोई एविडेंस उसके पक्ष में नहीं है। सो वी आर सेटिंग इट असाइड। इसके आगे भी बहुत कुछ है कि ईस्ट इंडिया कंपनी का होल्ड क्या है और बाकी क्या है 18th सेंचुरी में। इस पर हम लोग अनुमति हुई तो अगली बार बात करेंगे। नमस्कार।